अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। इस वीडियो का टॉपिक है अस्मा जिलानी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल केस है हम इसको डिस्कस करेंगे। जिस तरह आपके प्रीवियस केसेस को हमने डिस्कस किया है वो हम एक कहानी की तरह पहले उस केस को डिस्कस करते हैं, तो सेम इसी तरह हम अभी भी इसको एक कहानी की तरह ही डिस्कस करेंगे। तो आप फ़िलहाल इसको सिर्फ एज अ स्टोरी सुने, बाद में आपने जो पेपर में लिखना है उसको हम बाद में जो है डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले अस्मा जिलानी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये केस है क्या। बेसिकली ना इस केस को लैंडमार्क बोला क्यों कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि ये बहुत सारा मिलता है दूसरे केसेस से। जैसे इसके अंदर हम आगे जाके पढ़ेंगे कि जो हमने ऑलरेडी स्टेट वर्सेस डोसो वाला पढ़ा है, ये किस तरह से उससे मिलता है। और फिर एक और केस हम कॉन्स्टिट्यूशनल केस पढ़ेंगे बेगम नुसरत भुट्टो से, उससे भी ये मिलता है, तो क्योंकि उसके रेफरेंसेस जिसके अंदर दिए गए थे। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट केस है, क्योंकि इसके अंदर मार्शल लॉ जो कि आपका सेकेंड मार्शल लॉ लगाया गया था, ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाया था, उसके अंदर बेसिकली मार्शल लॉ को चैलेंज किया गया था कि अस्मा जिलानी केस के अंदर उसको चैलेंज किया गया था। तो इस वीडियो के अंदर हमने फैक्ट्स, डिसीजंस, क्या क्या डिसीजंस आए, फिर उनके हमारे ऊपर इम्पैक्ट क्या आए जुडिशरी के ऊपर, हमने उनको डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो कहानी भला क्या है, दो लोगों के दरमियान है, एक मलिक गुलाम जिलानी और एक अल्ताफ़ गौहर। सबसे पहले स्टेप के अंदर आप इन दो नामों को याद रखो। बेसिकली हुआ ये था कि इन दोनों बंदों को जनरल याहिया खान ने अरेस्ट कराया था। अब ये दोनों बंदे है कौन है। मलिक गुलाम जिलानी जो था वो लीडर ऑफ अवामी लीग था, हाँ जी, लीडर ऑफ अवामी लीग। अवामी लीग वही जो बांग्लादेश के अंदर थी, ठीक है। और अल्ताफ़ गौहर बेसिकली सिविल सर्वेंट भी थे और एडिटर भी थे डॉन के। तो इन दोनों को अरेस्ट किया। हुआ ये था कि जब मार्शल लॉ लगा है ना, तो और जब ये फॉल ऑफ ढाका चल रहा था और याहिया ने पाकिस्तान के अंदर ईस्ट पाकिस्तान उस टाइम बांग्लादेश बन चुका था, उसके अंदर मिलिट्री ऑपरेशन कराना शुरू कर दिए। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर उस टाइम जो अगर हम देखें तो उधर मिलिट्री ऑपरेशन कराना शुरू कर दिए। जो वेस्ट पाकिस्तान के लोग थे उन्होंने इस चीज़ को बहुत क्रिटिसाइज़ किया कि जो आप उनके ऊपर जुल्म कर रहे हो, ये हमारे ही अपने भाई हैं, वो पाकिस्तान का ही हिस्सा है जिनके ऊपर आप ये ऑपरेशन कर रहे हो। बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जनरल ज़ियाउल हक को कि आपको वहाँ उनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं करना चाहिए। अब हुआ ये कि जो मलिक गुलाम जिलानी जो कि लीडर थे अवामी लीग के, उन्होंने एक खत लिखा जनरल ज़िया को, जिसपे उसने हाईली क्रिटिसाइज़ किया जनरल ज़िया को कि आप ये नहीं कर सकते, आप इस तरह से उनके ऊपर जुल्म नहीं कर सकते। क्योंकि 1970 के जो इलेक्शंस हुए थे पाकिस्तान, जो वेस्ट पाकिस्तान है उसके अंदर पीपल्स पार्टी जीत गई थी और ईस्ट पाकिस्तान के अंदर अवामी पार्टी जीत गई थी। और अब मसला ये था कि सेंटर के अंदर कौन हुकूमत करेगा, सेंटर में किसकी हुकूमत कायम होगी, ठीक है। याहिया खान ने अब दोनों को अरेस्ट कर लिया। अब बात होती है कि अल्ताफ़ गौहर को क्यों अरेस्ट किया। अल्ताफ़ गौहर, अभी हमने बात की कि वो एडिटर भी थे डॉन न्यूज़पेपर के। पहले तो वो उन्होंने काफ़ी सारी अपोजिशन कर रहे थे ज़िया के खिलाफ कि आप जो ये ऑपरेशन कर रहे हैं वेस्ट ईस्ट पाकिस्तान के अंदर, वो बहुत गलत है, ये भी हमारे भाई ही हैं। तो दूसरी बात उसने ये भी किया कि आप जो है वो उनका जो न्यूज़पेपर था उसके अंदर उन्होंने वो लेटर जो कि अवामी लीग के लीडर ने शाया किया था वो भी उसने जो है वो पब्लिश कर दिया, जिसकी वजह से उन दोनों को ज़िया साहब ने अरेस्ट करवा दिया। अब किसके तहत अरेस्ट करवाया, कौन से जो आर्टिकल्स हैं वो हम मज़ीद इसके अंदर डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। अब जब ये हो गया, अरेस्ट करवा दिया, अब पटिशन्स दायर की गई दोनों की तरफ से, गौहर की तरफ से और जिलानी की तरफ से भी पटिशन्स दायर किए गए। फिर हम देखेंगे हाई कोर्ट ने उन पटिशन्स का क्या जवाब दिया। अब वहाँ से डिसमिस्ड होने के बाद अपील सुप्रीम कोर्ट के अंदर गई, तो फिर सुप्रीम कोर्ट की क्या वर्डिक्ट दिया, सुप्रीम कोर्ट का क्या फ़ैसला था, अब हमने ये चीज़ें डिस्कस करनी है। आई होप आपको एक बेसिक सा स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा, आपको बेसिक सी समझ आ गई होगी। अब हम इंशाल्लाह 5 से 6 मिनट के अंदर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, 5 से 6 मिनट के अंदर इस केस को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले है जी आपकी आउटलाइन। आउटलाइन के अंदर हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस करना है। ये जो सारी मैंने आपको कथा सुनाई है, ये जो सारी मैंने आपको कहानी सुनाई है, आप इसके अंदर लिखोगे। देन फैक्ट्स ऑफ द केसेस आ जाएंगे, जिसके अंदर हमने क्या क्या, मैं ज़रा इसका कलर चेंज करूँगी, आज हम रखते हैं पर्पल।
तो हमने सबसे पहले फैक्ट्स देखनी है कि मलिक गुलाम जिलानी और अल्ताफ़ गौहर की डिटेंशन जो थी उसको हमने डिस्कस करना है। देन हमने डिटेंशन को जो चैलेंज किया गया अस्मा जिलानी और ज़रीना गौहर की तरफ से, और वो ये कौन है, इनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर हाई कोर्ट के अंदर हाई कोर्ट का फैसला क्या आया था। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ चैलेंज गया, सुप्रीम कोर्ट में दोनों के आर्गूमेंट्स रखे गए, स्टेट की तरफ से भी आर्गूमेंट आया और अस्मा जिलानी की तरफ से भी आर्गूमेंट आया। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्गूमेंट के नतीजे में क्या फैसला किया हम ये देखेंगे। उसके बाद हम इस सारे केस का क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, तसल्ली से क्रिटिकल एनालिसिस किया जाएगा ताकि आपको समझ आ सके कि ये केस है क्या। इंट्रोडक्शन के अंदर मैं सोच रही हूँ कि ये चीज़ आपको जो ऑलरेडी मैंने पीछे कहानी सुनाई है ना, आपने यही लिखनी है, क्योंकि अगर मैं इसको करूँगी तो लंबी हो जाएगी बात का फ़ायदा कोई नहीं है। आपने बताना है कि ये लैंडमार्क केस है। ठीक है, किस तरह से ये मिलता है स्टेट वर्सेस डोसो केस के साथ, और दूसरे केस के साथ किस तरह से ये बेगम नुसरत भुट्टो वाला केस है वो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो वो किस तरह से उसे रिलेट करता है आप ये लिखोगे। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है फैक्ट ऑफ केसेस की। तो सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट लोगों की अरेस्ट कौन कौन से, मलिक गुलाम जिलानी और अल्ताफ़ गौहर। ये कौन है मैंने ऑलरेडी बता दी, ये अवामी लीग के लीडर हैं और ये एडिटर भी हैं और सिविल सर्वेंट भी हैं। इनको किस लॉ के तहत, मार्शल लॉ रेगुलेशन नंबर 78 के तहत जो है वो इनको गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, अब डिटेंशन की जो कैटेगरी थी, यानी ये इन्होंने पटिशन दायर की दो डिफरेंट कोर्ट्स के अंदर, एक पंजाब हाई कोर्ट के अंदर और एक सिंध हाई कोर्ट के अंदर। पंजाब हाई कोर्ट के अंदर गौहर जिलानी की बेटी जो कि अस्मा जिलानी है उन्होंने दायर की, जो कि सिर्फ 18 साल की थी उस टाइम पे। और सिंध हाई कोर्ट के अंदर ज़रीना गौहर ने, जो कि वाइफ ऑफ अल्ताफ़ गौहर है, उन्होंने जो है वो पिटीशन दायर की। ठीक है, अब उन्होंने कौन से आर्टिकल्स यूज़ किए, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन 1962 कॉन्स्टिट्यूशन को यूज़ किया और आर्टिकल जो यूज़ किया था वो 98 था। ठीक है, ताकि उनको जो है वो जो उनके प्यारे हैं, लव्ड वन हैं, उनको छुड़ाया जा सके। अब हाई कोर्ट का क्या फ़ैसला आया था इसके अंदर, इस सारे सिनेरियो के अंदर हाई कोर्ट ने जो फ़ैसला किया था ना बेसिकली वो इनके ख़िलाफ़ किया, यानी अस्मा जलानी के ख़िलाफ़ किया। और उन्होंने ये कहा कि जो उनकी अरेस्ट हुए हैं और वो जायज़ हैं। हाई कोर्ट के पास उन्होंने कहा कोई इख्तियार नहीं है। अब उनके पास कैसे कोई इख्तियार नहीं है, उन्होंने कहा कि रिमूवल एंड डबल ऑर्डर 1969 के तहत हाई कोर्ट के पास ये इख्तियार ही नहीं है, ये पावर ही नहीं है कि वो जो है वो इस फैसले को सुन सकें। दिस वाज, ये जो जिसके तहत उसने अदालत ने फैसला सुनाया ना, रिमूवल एंड डबल ऑर्डर 1966, वो बेसिकली सुनाया गया था याह्या खान ने ही इसको पास किया था। तो ये एक एप्लीकेशन थी जिसके अंदर मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ कोर्ट के अंदर कार्रवाई नहीं की जा सकती, वो कोर्ट के सामने जवाबदेह नहीं होगा। ठीक है, ये आपका आ गया हाई कोर्ट। अब जैसे ही हाई कोर्ट की तरफ से फैसला आया तो अस्मा जलानी साहिबा जो हैं वो किसकी तरफ रजू करती हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपना फैसला ले गए। ठीक है, और अब आर्गूमेंट्स आगे स्टेट की तरफ से भी और आर्गूमेंट्स आगे जो है वो अस्मा जलानी साहिबा की तरफ से भी। अब गवर्नमेंट का क्या आर्गूमेंट था, स्टेट का आर्गूमेंट, उन्होंने कहा कि ये एल्सन्स थ्योरी को, बेसिकली जो एल्सन्स की थ्योरी थी ना, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, इसका मतलब ये होता है कि किसी भी सिचुएशन के अंदर अगर ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर मुल्क को बचाना ज़रूरी पड़ गया तो आपको जो ऐसी बातें भी करना पड़ जाती हैं जो कि कानून के दायरे में नहीं होती, लेकिन अगर आप वो मुल्क के फ़ायदे के लिए कर रहे होते तो उसको जस्टिफाई किया जाता। तो इसके अंदर स्टेट ने ये रखा कि वो ज़रूरी था मार्शल लॉ लगाना। दूसरी बात, उसने कहा कि कोई भी जो है वो जो है कोई भी जो कंट्री को रन कर रहा है, अगर कोई अमेंडमेंट की जा रही है और कोई भी इसके ख़िलाफ़ नहीं है, कोई भी इसके ख़िलाफ़ रोक के टोक के बात नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये है कि उसको इनवैलिड आप करार ही नहीं दे सकते। दूसरी साइड पे अस्मा जलानी साहिबा ने क्या कहा, अस्मा जलानी साहिबा के लॉयर ने कहा कि ना तो हम एक फॉरेन कंट्री है कि जिसके ऊपर दूसरी आर्मी काबिज है, और ना हम उनकी कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करते हैं। दूसरी बात, ना ही हम कोई एलियन स्टेट हैं जिसके अंदर जो है वो कोई और कॉन्स्टिट्यूशन पास हो रहा है, कोई और रूल कर रहा है, जबकि हम एक जो ये मार्शल लॉ की बात करते हैं ये हमेशा किसी इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर नाफिज होता है, ना कि नॉर्मल सिचुएशन के अंदर। हमारा मुल्क एक
एक इस्लामी मुल्क है तो कुरान और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑलरेडी कहते हैं कि पावर लोगों के पास है और मिलिट्री के पास नहीं है। लोग जिसको चाहें वो अपना लीडर जो है वो चूज़ कर सकते हैं, डेमोक्रेसी की बात होती है। और ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी की आप बात करते हैं ये एक फॉरेन आइडिया है, ये एक मुस्लिम कंट्री के अंदर अप्लाई नहीं होता। अब देखा जाए तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग और क्लियर डिसीजन दिया। पहले तो जज साहब ने कैल्सन्स थ्योरी को ही रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। उन्होंने कहा कि ये जो केस आप बात कर रहे हैं जो आप, और दूसरा उनको कहा कि आप जो केस डोसो वर्सेस स्टेट का केस लेके आ रहे हैं ये टोटली रॉन्ग है, ये गलत है। और ये जो आपने कोई कोर्ट ने जनरल याहिया खान को गासिब यानी समवन हु इलीगली टेक पावर, जिसने जो है वो पावर इलीगली ले ली हो, और फिर कोर्ट ने ये फैसला किया कि जिस लॉ के तहत मार्शल लॉ रेगुलेशन नंबर 78 के तहत ही दोनों को मलिक गुलाम जिलानी और अल्ताफ गौहर को अरेस्ट किया था ना, उसने कहा ये जो लॉ है ये इलीगल है, ठीक है, ये लॉ ही इलीगल है। जिसकी वजह से कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा मार्शल लॉ से ऊपर है। और ये भी कहा कि कोर्ट्स की ये ड्यूटी है कि वो लोगों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करे, ठीक है। अब अगर आप क्रिटिकल एनालिसिस इसका लिखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि भुट्टो जो थे वो दोबारा से सिविलियन चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बने, 1972 का कॉन्स्टिट्यूशन बना, फिर 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ, डेमोक्रेसी को रिस्टोर किया गया, और फिर ये चीज़ रखी गई कि पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है और उसको इस्लाम के असूलों के मुताबिक ही चलाया जाएगा, ठीक है। ये एक केस था। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। आई होप ये केस बहुत ही ज़्यादा सिंपल रहा हो आपके सामने और आपको समझने में मुश्किल ना हुई हो। अगर आपको मुश्किल नहीं हुई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो के सेक्शन बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी, और नोट्स अगर ये चाहिए जो कि बहुत ही सिंपल है, 300 के आपको ये नोट्स मिलेंगे। प्राइस इसलिए बता रही हूँ कि आपको वैसे दौड़ना लगे कि आप मैसेज करके पूछ लो कितने की प्राइस है। ये इतने की जो है वो पैसे आप पे करोगे तो ही आप इसकी अहमियत को जान सकोगे। अब आपने लेने कैसे हैं, इस चैनल की डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप वहाँ से मेरे से कांटेक्ट करके नोट्स खरीद सकते हैं। अब मैं बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।